उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक सेक्शन 34 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 है। तो बेसिकली बात यह है कि जहाँ पर भी कोई भी लॉ परमिट करता है कि पार्टीज़ आपस में एग्रीमेंट कर लें, कॉन्ट्रैक्ट कर लें, किसी एक अंडरस्टैंडिंग पर आ जाएं, तो पहली बात तो ये कि उस अंडरस्टैंडिंग को, उन टर्म्स एंड कंडीशंस को, उन रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस को एक कानून की हैसियत हासिल हो जाती है, जिससे बाहर निकलना पार्टीज़ के लिए मुमकिन नहीं होता। तो चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ले लें या फिर आप आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 ले लें, तो इसकी काफ़ी सारी प्रोविजंस आपको ये सोचने पर मजबूर करेंगी कि बेसिकली इन कवानीन का मकसद ये है कि जहाँ पर भी कोई एग्रीमेंट पार्टीज़ के दरमियान फॉर्म होता है तो उस एग्रीमेंट को ऑनर किया जाए, पार्टीज़ अपने वादों को पूरा करें, और इन लॉज को बनाने का बेसिक मकसद भी यही है। अब हम बात कर लेते हैं प्योरली आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 की। तो ये बेसिकली अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की एक किस्म है, और यहाँ पर पार्टीज आपस में एग्री कर लेती हैं कि हम जो कन्वेंशनल स्टीरियोटाइप कोर्ट रूम इन्वायरमेंट है कि जहाँ पर हम पाबंद होते हैं कोर्ट के, जहाँ पर हमारा टाइम भी ज़्यादा लगता है, जहाँ पर हमारी एनर्जी भी ज़्यादा लगती है, तो हम उस इन्वायरमेंट से बाहर निकलकर एक ऐसे इन्वायरमेंट में जाएंगे जो कि बड़ा सूदिंग होगा, जो कि आप कह लें कि जिसके अंदर प्रेशर कम होगा, और इसके अलावा हम अपनी मर्ज़ी की जगह पर अपनी मर्ज़ी के टाइम में बैठकर आपस में एमिकेबली अपने डिस्प्यूट्स को सेटल कर सकते हैं। इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि बहुत सारा जो एक कन्वेंशनल प्रोसीजर है, कोर्ट्स जिसको फॉलो करने की बाउंड होती हैं, वहाँ से भी हम अपना बचाव करवा सकते हैं। तो बेसिकली अब जो सेक्शन 34 है आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 का, वो जो पहली वाली बात मैंने की कि जिसका मकसद ये है कि हम अपने एग्रीमेंट्स को ऑनर करें। तो अब होता ये है कि जहाँ पर भी कोई भी दो पार्टीज़ आपस में कोई ट्रांजैक्शन करने लगती हैं या कोई बिजनेस करने लगती हैं, तो वो क्या करेंगी कि एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करेंगी, और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उस एग्रीमेंट के अंदर एक आर्बिट्रेशन क्लॉज मौजूद होगी, एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हो सकता है कि पूरा मौजूद हो, जिसके मुताबिक जहाँ पर भी कोई भी डिस्प्यूट आएगा बिटवीन द पार्टीज़, उसको वो सॉल्व करने की पाबंद होंगी थ्रू आर्बिट्रेटर्स। अब ये एग्रीमेंट जो है ये ऑब्लिगेटरी है, इसमें ये नहीं हो सकता कि जहाँ पर उन्होंने एग्री कर लिया कि भाई हम आर्बिट्रेशन के ज़रिए से डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेंगे, लेकिन बाद में एक पार्टी क्या करती है कि उस एग्रीमेंट को बालाए-ताक रखते हुए, उसको ऑनर ना करते हुए कोर्ट के अंदर चली जाती है। अब जहाँ पर ऐसी पार्टी कोर्ट के अंदर चली जाएगी, तो वहाँ पर बेसिकली आर्बिट्रेशन जो एक्ट है उसका सेक्शन 34 वो एक्शन में आ जाएगा। अब मिसाल के तौर पर पर्सन ए एंड पर्सन बी ये दोनों एक एग्रीमेंट कर लेते हैं और कहते हैं कि भाई हमारा जो भी डिस्प्यूट होगा वो हम आर्बिट्रेशन के ज़रिए से रिजॉल्व करेंगे, हम कोर्ट में नहीं जाएंगे। अब क्या हुआ कि कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ, पर्सन ए क्या करता है, वो कोर्ट के अंदर चला जाता है और पर्सन बी के अगेंस्ट एक सूट फाइल कर देता है। अब यहाँ पर पर्सन बी के पास एक रेमेडी मौजूद है सेक्शन 34 की सूरत में कि वो कोर्ट के अंदर जाएगा, कोर्ट के अंदर अपना वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट लेकर पेश करेगा और कहेगा कि जनाब हमारे दरमियान एक एग्रीमेंट पहले से ही मौजूद था कि जो भी डिस्प्यूट क्रिएट होगा उसको हम आर्बिट्रेशन के ज़रिए से हल करने के पाबंद हैं। अब पर्सन ए ने क्या किया कि इस एग्रीमेंट को ऑनर नहीं किया और इन्होंने सूट फाइल कर दिया, तो लिहाजा अब कोर्ट को ये चाहिए कि वो इन प्रोसीडिंग्स को स्टे कर दे जो कि इस कोर्ट में चल रही हैं, और हमें हमारा जो मामला है वो रेफर कर दिया जाए आर्बिट्रेशन को। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका एक प्रैक्टिकल प्रोसीजर हमारे सामने आता है कि हम प्रैक्टिकली सेक्शन 34 को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब सेक्शन 34 की कुछ कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस को कोर्ट ने भी देखना है, और उसके बाद ही वो सेक्शन 34 की एप्लीकेशन पर अपना कोई डिसीजन देगी। तो जो पहली कंडीशन इसके अंदर मौजूद है वो ये है कि जिस पार्टी ने सूट फाइल किया है, यानी इस एग्जांपल में पर्सन ए, और जिस पार्टी के खिलाफ सूट फाइल हुआ है यानी कि पर्सन बी, उन दोनों का आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की पार्टीज होना लाजमी है। तो अगर तो किसी ऐसे बंदे या ऐसी पार्टी के खिलाफ सूट फाइल कर दिया गया जो कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं थी, तो फिर
उसके अंदर कोई इशू नहीं है, सेक्शन 34 की जो प्रोविजंस हैं वो इसमें अप्लाई नहीं होंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन जो सेक्शन 34 में देखी जाएगी वो ये है कि पर्सन ए जो सूट फाइल किया है उसने कोर्ट में, वो सूट अब किस एस्पेक्ट से, किस मैटर से रिलेटेड है। अब बाज़ ये भी होता है कि जहाँ पर दो पार्टीज एग्रीमेंट करती हैं, अब लेट से कि उनके दरमियान 5 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर वो ट्रांजैक्शन या बिजनेस कर रही हैं, ठीक है, या फिर 5 आप कह लें कि डिफरेंट एंगल्स हैं, 5 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब उनमें वो क्या एग्रीमेंट करते हैं कि भाई एलिमेंट नंबर 1 एंड एलिमेंट नंबर 2 इनके अंदर कोई डिस्प्यूट होगा तो इसमें हम आर्बिट्रेशन के ज़रिए से इसको रिजॉल्व करवाएंगे। लेकिन जो एलिमेंट नंबर 3 to 5 तक जो हमारे डिस्प्यूट्स हैं उसके हवाले से वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं करते। अब अगर ऐसा हो कि पर्सन ए एलिमेंट 1 या एलिमेंट 2 के हवाले से कोई चीज़ कोर्ट के अंदर लेकर आ जाता है तो उस पर सेक्शन 34 अप्लाई करेगा। और यहाँ पर जो पर्सन बी है जो एप्लीकेशन लेकर आ रहा है सेक्शन 34 की, वो ये कहेगा कि भाई ये मैटर जो लेकर आया है इस मैटर को हमने आर्बिट्रेशन में रेफर करना था, ये हमारा एग्रीमेंट था। लेकिन अगर ऐसा हो कि जो पर्सन ए है वो एलिमेंट 3 to 5 में से कोई एक चीज़ लेकर आ जाता है कि जिसके हवाले से आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मौजूद नहीं था, तो उसके लिए फिर कोई इशू नहीं होना चाहिए, वहाँ पर सेक्शन 34 अप्लाई नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से भी बाइफरकेट करना होगा कि पॉसिबल है कि ट्रांजैक्शन वही हो, ठीक है, पॉसिबल है कि बिजनेस वही हो, पॉसिबल है कि पार्टीज वही हों, लेकिन उसमें हमने ये देखना होगा कि जो मैटर कोर्ट के अंदर क्या है, क्या स्पेसिफिकली उसके हवाले से पार्टीज का एग्रीमेंट या अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि इसको हम आर्बिट्रेशन के ज़रिए से सॉल्व करवाएंगे और कोर्ट में नहीं आएंगे। तो ये सेकंड कंडीशन कोर्ट ने देखनी होगी। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंडीशन इसके अंदर ये भी है कि जहाँ पर पर्सन बी सेक्शन 34 की एप्लीकेशन सबमिट करवाना चाहता है, वहाँ पर लाजमी है कि ही विल टेक नो फर्दर स्टेप्स इन द सूट। इसका अगर मैं आम ज़बान में आपको समझाना चाहूँ तो ये मतलब हम लेंगे कि जब पर्सन बी को ये इंफॉर्मेशन मिलेगी, समन रिसीव होगा कि भाई पर्सन ए ने उसके खिलाफ एक सूट फाइल कर दिया है, तो वो जाकर पहली बात ही कोर्ट में ये करेगा कि भाई हमारे दरमियान आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है और ये सूट मेंटेनेबल नहीं है। अब एक प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि जहाँ पर भी किसी पार्टी को किसी भी चीज़ पर कोई ऑब्जेक्शन हो तो वो ऑब्जेक्शन उसको एट अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज, अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी के ऊपर रेज करना होगा। तो यहाँ पर अगर पर्सन बी को ये ऑब्जेक्शन है कि सिविल सूट फाइल नहीं होना चाहिए था क्योंकि हमने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मौजूद है और आर्बिट्रेशन के ज़रिए से हमने वो डिस्प्यूट रिजॉल्व करवाना है, तो वहाँ पर वो ये चीज़ पहली दफ़ा जाकर सामने रखेगा। तो जो सेक्शन 34 की वर्डिंग है उसके अंदर दो चीज़ें हैं कि बिफोर फाइलिंग द रिटन स्टेटमेंट, यानी वो रिटन स्टेटमेंट भी फाइल नहीं करेगा। अगर तो रिटन स्टेटमेंट फाइल कर दी तो इसका क्या मतलब है कि वो सिविल सूट को चलाना चाहता है, वो सिविल सूट को और कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को और मेंटेनेबिलिटी को, वो सब चीज़ों को तस्लीम कर रहा है। इसीलिए तो उसने वो रिटन स्टेटमेंट जमा करवाई है ताकि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख सकूं, ठीक है। तो इस वजह से रिटन स्टेटमेंट अगर उसने जमा करवा दी तो सेक्शन 34 की एप्लीकेशन वो नहीं दे सकेगा बाद में। अगर तो एप्लीकेशन देनी है तो उसके लिए कोई प्रोसीडिंग नहीं लेगा और अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पर जाकर वो ये बात करेगा। जो दूसरी चीज़ इसके अंदर बताई जाती है वो भी यही है कि वो कोई फर्दर स्टेप नहीं लेगा, कोई ऐसा काम नहीं करेगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं करेगा कि जिससे कोर्ट को ये इम्प्रेशन मिले कि भाई ये सिविल सूट के ऊपर इसको कोई इतराज़ नहीं है। तो आपने स्ट्रांगली उसको ऑब्जेक्ट करना होगा। इसके बाद जो कंडीशन है, कंडीशन नंबर 4, उसमें ये कहा जाता है कि जो भी एप्लीकेंट है पर्सन बी जो सेक्शन 34 की एप्लीकेशन सबमिट कर रहा है वो जाकर अपना स्टेटस क्लियर करेगा, वो अपनी बोनाफाइडी शो करेगा, वो कोर्ट के सामने ये रखेगा कि भाई जिस टाइम ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हुआ था तब भी, जिस टाइम ये प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुई हैं तब भी, और इस वक्त भी एप्लीकेशन देते हुए भी वो एक ही स्टांस अपना रखेगा कि जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं आर्बिट्रेशन को कंडक्ट करने के लिए मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे ज़िम्मे है कि आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना है तो मैं आर्बिट्रेटर अपॉइंट करूँगा,
अगर मेरे ज़िम्मे है कि मैंने उसकी फ़ीस देनी है तो मैं उसकी फ़ीस भी दूंगा। अगर मेरे ज़िम्मे ये है कि मैंने दूसरी पार्टी के साथ मिलकर वेन्यू डिसाइड करना है तो मैं उसमें भी कोऑपरेट करूंगा। यानी कि वो कोर्ट को बिल्कुल ये यकीन दहानी करवाएगा कि आई एम रेडी टू फुलफिल माई पार्ट ऑफ द ऑब्लिगेशन, और मैं आर्बिट्रेशन के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। अब दूसरी पार्टी को बाउंड किया जाए कि वो भी आर्बिट्रेशन के लिए रेडी हो जाए, और इसी वजह से इन प्रोसीडिंग्स को स्टे करके कोर्ट से वो दरख्वास्त करेगा कि इन प्रोसीडिंग्स को स्टे किया जाए और ये मामला आर्बिट्रेशन को रेफर किया जाए। लास्ट इसके अंदर कंडीशन ये होगी कि कोर्ट के पास एक रीज़न टू बिलीव होना चाहिए कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है और आर्बिट्रेशन को एग्जीक्यूट करने में कोई मसला नहीं है। इसी वजह से जो पार्टी ए सूट फाइल करेगी इस एग्जाम्पल के मुताबिक, तो उससे कोर्ट पूछेगी कि भाई क्या मसला है। जब एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एग्जिस्ट कर रहा है ऑलरेडी, आपने खुद एग्री किया कि हम अपने डिस्प्यूट्स आर्बिट्रेशन के ज़रिए से रिजॉल्व करवाएंगे, तो फिर आप कोर्ट में क्यों आए हैं? क्या ऐसी रीज़न है, क्या ऐसी वजह है कि आप अपने एग्रीमेंट की पासदारी नहीं कर रहे, आप उसको ऑनर नहीं कर रहे? तो इस चीज़ का जवाब लाजमी तौर पर जो सूट फाइल करने वाली पार्टी है उसको देना होगा। तो इस वजह से कोर्ट उससे पूछेगी इस हवाले से कि भाई आप क्यों इस तरह से कर रहे हैं। तो बेसिकली ये सारी कंडीशंस हैं जो कि सेक्शन 34 को अप्लाई करने के लिए ज़रूरी हैं। जब ये सारी कंडीशंस को कोर्ट अच्छे तरीके से देख लेगी, उनको ऑब्ज़र्व कर लेगी, डॉक्यूमेंट्स को पेरूस कर लेगी, तो उसके बाद कोर्ट एक अपने लॉजिकल डिसीजन तक पहुंच जाएगी, और वहाँ पर कोर्ट को अगर मुनासिब लगेगा और कोर्ट को लगेगा कि वाकई में कोई ऐसी रीज़न मौजूद नहीं है कि इस मामले को आर्बिट्रेशन के ज़रिए से हल ना किया जाए, तो फिर कोर्ट ऑर्डर्स कर देगी कि ये जो प्रोसीडिंग्स, ये जो सूट अभी फाइल किया गया है, इसको स्टे किया जाता है और पार्टीज़ को रेफ़र कर दिया जाता है आर्बिट्रेशन के लिए। तो ये था बेसिकली सेक्शन 34, इसकी एप्लीकेशन, इसका ऑब्जेक्ट, और ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद है मैं कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाया हूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।